हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब तक मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला में बताया था कि मोनो और डाई और पॉली 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने मोनो और डाई का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज हमें पढ़ना है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो एक एक करके जिस प्रकार से हमने मोनोसेकेराइड और डाईसेकेराइड का अध्ययन किया, अब एक एक करके हम क्या करेंगे, पॉलीसेकेराइड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक, आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि जो पॉलीसेकेराइड होती है वो 2 भागों में विभाजित होकर के इसका हम अध्ययन करते हैं। एक को होमो कहते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, दूसरे को कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको होमो और हेट्रो के बारे में पूर्ण बातें बता दी थी। आज हमको पढ़ना है कि जो होमोपॉलीसेकेराइड होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और बेसिकली जो पोषण विज्ञान है उनके अंतर्गत हमें किन किन होमोपॉलीसेकेराइड का अध्ययन करना है। ठीक है, जिसमें से हम आपको बता दें जो पहला होमोपॉलीसेकेराइड है जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टार्च। स्टार्च क्या है, सबसे पहली बात तो हम जानेंगे स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है तथा ये जो पॉलीसेकेराइड का प्रकार है वो किस प्रकार का है, कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड है। किस प्रकार का है, तो कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड का ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी शर्कराएं हैं या जितनी भी शर्करा के अणु हैं वो एक ही समूह से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्टार्च शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक, तो जो स्टार्च शब्द है, जो हमारा स्टार्च शब्द है इसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा की, स्टार्च शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के स्टार्चे से हुई है। किससे, स्टार्चे से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि पानी में अघुलनशील। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, जर्मन भाषा के स्टार्चे से हुई है जिसका अर्थ होता है पानी में अघुलनशील या कह सकते हो कठोर या मजबूत। ठीक, तो स्टार्च के टर्म की बात करें, शब्द की बात करें तो स्टार्च शब्द जो है वो जर्मन भाषा के स्टार्च से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पानी में अघुलनशील, पानी में अघुलनशील। कहीं कहीं पर या किसी किसी किताबों में हमें स्टार्च शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से भी ली गई है। माना जाता है कि स्टार्च जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है तथा ये ग्रीक भाषा के एमिलॉन शब्द से उत्पादित शब्द है। इसे एमिलॉन, ठीक, एमिलॉन आए तो ग्रीक भाषा, स्टार्च आए तो जर्मन भाषा। ठीक, एमिलॉन से उत्पन्न हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पिसा हुआ नहीं। क्या कहेंगे, पिसा हुआ नहीं, पिसा हुआ नहीं अर्थात क्रिस्टलीय रूप में या कह सकते हो कठोर रूप में। ठीक, क्रिस्टलीय रूप में या कह सकते हो कठोर रूप में। तो हमने देखा कि स्टार्च, अगर स्टार्च से पूछे तो जर्मन भाषा का शब्द और यदि एमिलॉन पूछे तो ग्रीक भाषा का शब्द। अभी तक हमारे एग्जाम में एमिलॉन शब्द पूछा गया है जबकि स्टार्च शब्द अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो हमारा स्टार्च होता है उसकी रासायनिक संरचना या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, तो स्टार्च की हम रासायनिक संरचना की बात करें तो जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च हमारा 2 प्रकार के अणुओं से या 2 पॉलीमर से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम है एमाइलोज तथा दूसरे का नाम है एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन, ठीक, स्टार्च 2 प्रकार के पॉलीमर से बना हुआ समूह है। एक का नाम है एमाइलोज, दूसरे का नाम है एमाइलोपैक्टिन। ठीक, जितने भी प्राकृतिक स्टार्च होते हैं उसमें 10 से 30% भाग, 10 to 30% जो भाग होता है वो
होता है, जबकि 70 से लेकर के 90% भाग जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन का होता है। कितना कहेंगे? 70 से लेकर के 90% भाग जो स्टार्च का होता है वो एमाइलोपेक्टिन का होता है, जबकि 10 से लेकर के 30% जो भाग होता है वो किसका होता है? एमाइलेज का होता है। ठीक है, आगे बात करें कि जो हमारा स्टार्च होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे प्रकृति जगत में प्राप्त होने वाले स्टार्च होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? यदि हम स्टार्च की टाइप की बात करें तो स्टार्च हमारा 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से स्टार्च हो सकते हैं? तो जो पहला स्टार्च होता है उसे हम कहते हैं आरडीएस, दूसरे को कहते हैं एसडीएस तथा तीसरे स्टार्च को हम आरएस के नाम से जानते हैं। आरडीएस कौन सा स्टार्च होता है? तो कहेंगे ऐसे स्टार्च, इसका पूरा नाम क्या है? रैपिड डाइजेस्टेबल स्टार्च। ठीक है, रैपिड डाइजेस्टेबल स्टार्च ऐसे स्टार्च होते हैं जिनका सेवन यदि मानव करे तो उसकी आंतों में जाकर के यह शीघ्रता के साथ घुल जाते हैं तथा घुलने के उपरांत क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टार्च जो हमारे शरीर में जाकर के तुरंत क्या करें? ऊर्जा निर्माण करने का कार्य प्रारंभ कर दें, ऐसे स्टार्च को हम आरडीएस समूह में रखते हैं। ठीक, अगला है एसडीएस। तो एसडीएस का पूरा नाम क्या है? स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च, अर्थात ऐसे स्टार्च जो हमारी आंतों में धीरे धीरे पचते हैं। कितने ड्यूरेशन तक पच सकते हैं? तो हम बता दें, हमारी आंतों में जो भोजन पचने का फेज होता है वो 2 फेज होता है। एक को अल्फा फेज के नाम से जानते हैं, दूसरे को बीटा फेज के नाम से जानते हैं। यदि कोई खाद्य पदार्थ हमारी आंतों में एक घंटे के अंतराल पर पच जाता है तो उस खाद्य पदार्थों का जो पाचन हो रहा है, उस खाद्य पदार्थ का जो पाचन हो रहा है वो अल्फा फेज के अंतर्गत हो रहा है। यदि कोई भी खाद्य पदार्थ हमारे आंतों में 1 से 3 घंटे के अंदर पचता है तो उस खाद्य पदार्थ का जो पाचन होता है वो बीटा फेज के थ्रू हो रहा है। ठीक, तो स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च कौन से होते हैं? ऐसे स्टार्च जो बीटा फेज में पचते हो, या कह सकते हैं जिनका पाचन धीरे धीरे हमारे शरीर में लगभग 1 से 3 घंटे के अंदर होता है, तो ऐसे स्टार्च को हम स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं आरएस अर्थात रेजिस्टेंट स्टार्च। ये क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंट स्टार्च का वह प्रकार है जिनका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। मानव शरीर में अगर इनका पाचन नहीं होता है तो मानव के द्वारा इनको क्यों ग्रहण किया जा रहा है? तो हम ये कहेंगे कि इनका हमारे शरीर में पाचन ना होकर के बल्कि इनका फर्मेंटेशन होता है बड़ी आंत में। ठीक, तो रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब होता है प्रतिरोधी स्टार्च। प्रतिरोधी स्टार्च अर्थात ऐसे स्टार्च जिनके ऊपर हमारे पाचक एंजाइमों का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसे स्टार्च को हम रेजिस्टेंट स्टार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज समझ में? तो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। आरडीएस कैसे स्टार्च है? रैपिड डाइजेस्टेबल स्टार्च को हम आरडीएस के नाम से जानते हैं, जिस समूह में हम कह सकते हैं कि पके हुए सभी अनाज, ठीक, पके हुए सभी अनाज आ सकते हैं, हमारा रोटी आ सकता है, चावल आ सकता है। ठीक है, और एसडीएस कौन से जो स्टार्च होते हैं? स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च। ऐसे स्टार्च हमारे कच्ची सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे सलाद के रूप में जिनका सेवन हम करते हैं। अगला है रेजिस्टेंट स्टार्च यानी कि प्रतिरोधी स्टार्च। प्रतिरोधी स्टार्च का मतलब है ऐसे स्टार्च जिनको एक बार हमने क्या किया, जेलेटिन के फॉर्म में या जिलेटिनाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से हमने
पका लिया। पकाने के उपरांत इनको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद जब ये कैसे हो गए, क्रिस्टल फॉर्म में हो गए या कह सकते हैं कठोर फॉर्म में हो गए, तो ऐसे स्टार्च को रेजिस्टेंट स्टार्च कहा जाता है, जिनका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें, जब रेजिस्टेंट स्टार्च का पाचन ही नहीं होता है तो इनका उनकी उपयोगिता क्या होगी, क्योंकि जब तक पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, जब पाचन ही नहीं होगा तो ऊर्जा का उत्पादन तो ये करेंगे नहीं, तो इनकी उपयोगिता क्या हो सकती है हमारे शरीर में। तो हम आपको बता दें कि इनका क्या होता है, हमारे बड़ी आंत में पाए जाने वाले, हमारे बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ठीक, हमारे बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिसको हम गट माइक्रोफ्लोरा अथवा गुड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका फर्मेंटेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इनका फर्मेंटेशन कर देते हैं, किण्वीकरण, ठीक है, फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन के फलस्वरूप क्या होता है, जब हमारे बड़ी आंत के बैक्टीरिया के द्वारा आरएस रेजिस्टेंट स्टार्च का फर्मेंटेशन किया जाता है, तो प्रतिरोधी स्टार्च के फर्मेंटेशन के फलस्वरूप हमारे बड़ी आंत में कुछ तत्व अपने आप स्वतः उत्पन्न होते हैं, जिस जैसे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, जैसे ब्यूटाइरेट, जैसे क्या कहेंगे ब्यूटाइरेट, ठीक, और क्या हो सकते हैं, तो कहेंगे प्रोपियोनेट, क्या हो सकते हैं, प्रोपियोनेट, और क्या हो सकते हैं, तो कहेंगे एसीटेट, ठीक, क्या क्या हो सकता है, मैंने कहा कि आरएस के फर्मेंटेशन के फलस्वरूप हमारे बड़ी आंत में ब्यूटाइरेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट जैसे शॉर्ट चैन फैटी एसिड, ठीक, किसका, शॉर्ट चैन फैटी एसिड का उत्पादन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि शॉर्ट चैन फैटी एसिड का उत्पादन हमारे शरीर के किस अंग में होता है। तो जब भी हमारे शरीर में बड़ी आंत के द्वारा आरएस रेजिस्टेंट स्टार्च को किण्वित किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, तो उसके उपरांत ब्यूटाइरेट, प्रोपियोनेट, एसीटेट जैसे शॉर्ट चैन फैटी एसिड का निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं, हमारे बड़ी आंत में पाए जाने वाले जितने भी गट माइक्रोफ्लोरा या कह सकते हैं जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें प्रमोट करने का काम करते हैं, उन्हें हमारे आंतों में बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तथा इसके साथ साथ ये जो शॉर्ट चैन फैटी एसिड होता है हमारी ब्रेन फंक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। यदि इनकी कमी हमारे शरीर में होने लगती है तो क्या होता है, इनकी कमी के कारण हमारा जो ब्रेन है वो सही से कार्य नहीं कर पाता है। आगे बात करते हैं कि जो ये शॉर्ट चैन फैटी एसिड उत्पादित हो रहा है, इसका अवशोषण कहाँ होता है, ठीक, उत्पादन करने के लिए जो हमने देख लिया है कि बड़ी आंत में बैक्टीरिया यानी बड़ी आंत ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर शॉर्ट चैन फैटी एसिड का उत्पादन हो रहा है, लेकिन इनका अवशोषण कहाँ होगा, ठीक। तो हम आपको बता दें इसी क्रम में कि जो हमारे कोलन के द्वारा या जो हमारे बड़ी आंत के द्वारा शॉर्ट चैन फैटी एसिड, ठीक, शॉर्ट चैन फैटी एसिड का उत्पादन किया जा रहा है, उसका अवशोषण हमारे यकृत यानी जिसको हम लीवर के नाम से जानते हैं, यकृत के बाद क्या होता है, यकृत के बाद यह अवशोषित होकर के हमारे कोशिकाओं और ऊतकों तक, सॉरी, यकृत के बाद हमारे लीवर की एपिथेलियल सेल से कहां पर, सेल से हमारे टिश्यू यानी कि हमारे ऊतकों में स्थानांतरित कर दी जाती है। आए समझ में आपको कि आरएस क्या होते हैं, एसडीएस क्या होते हैं और आरडीएस क्या होते हैं। आरडीएस क्या है, जो रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च जिसे हम कहते हैं, जो शीघ्रता से हमारे शरीर में पच जाए। स्लोली एसडीएस क्या, स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च जिसे कहते हैं हम, जिनका पाचन धीरे धीरे हो। जबकि आरएस जिनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है बल्कि हमारे कोलन के द्वारा या बड़ी आंत के द्वारा जिनका फर्मेंटेशन किया जाता है,
ये स्टार्च की 3 कैटेगरी होती है और ये जब कोलिन के द्वारा इनका फर्मेंटेशन किया जाता है तो हमारे शरीर में शॉर्ट चेन फैटी एसिड का निर्माण होता है। यह शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारी बड़ी आंत में बनते जरूर है, लेकिन इनका अवशोषण हमारे यकृत के कोशिका, जिसे हम एपिथेलियल सेल कहते हैं, तो हमारी यकृत की कोशिका, लीवर की कोशिका, एपिथेलियल कोशिका में पहले इसका अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण होने के पश्चात यह हमारे टिश्यूओं में स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या यही रोल होता है केवल शॉर्ट चेन फैटी एसिड का निर्माण करने के कारण ही हमारे इसका सेवन करते हैं? तो नहीं। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो हम आहारीय रेशा ले रहे हैं, रेजिस्टेंट स्टार्च क्या है? आहारीय रेशा ही है। आपको पता है क्योंकि मानव के अंदर इसका पाचन नहीं होता है, मानव इसका पाचन नहीं कर सकता है, रेजिस्टेंट है, ये प्रतिरोधी स्टार्च होते हैं। तो जो आर्यस स्टार्च होता है उनको हम डाइजेशन के स्तर पर या कह सकते हैं पाचन के स्तर पर 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर होते हैं, डाइटरी फाइबर का मतलब होता है ऐसे फाइबर जिनका इंटेक करके हम क्या करते हैं, जिनका इंटेक हम अपने भोजन के द्वारा करते हैं। दूसरा क्या है? सूडो सीरियल्स के नाम से जानते हैं, सूडो सीरियल्स कहते हैं या सूडो अनाज कहा जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला डाइटरी फाइबर होता है, दूसरा सूडो सीरियल्स होते हैं या सूडो अनाज होते हैं। ठीक, डाइटरी फाइबर को सब जानते हैं। साधारण भाषा में डाइटरी फाइबर को हम रफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। आपको पता है रफेज का उपयोग मानव क्या करता है? कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए करता है। ठीक, जबकि जो हमारे सूडो सीरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनका जो हमारे शरीर में हम ग्रहण करते हैं तो इनसे ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि सूडो सीरियल्स जो होते हैं अमीनो एसिड रिच होते हैं तथा कुछ मिनरल्स रिच होते हैं। ठीक है, तो सूडो सीरियल और जो डाइटरी फाइबर है ये हमारे आरएस के प्रकार ही माने जाते हैं। ठीक है, आरएस आपको समझ में आ गया कि आरएस क्या होता है? आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे डाइटरी फाइबर होते हैं उनका क्या रोल होता है। पहला रोल तो ये हो गया कि रफेज के रूप में कब्ज को दूर करने में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा क्या होता है? तो हम बता दें आपको, इन्हीं डाइटरी फाइबर से, ठीक, इन्हीं डाइटरी फाइबर से हमारे शरीर में प्रीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा, हमारे एग्जाम में हमेशा आता है प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? ठीक है, बार बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में जाकर के प्रीबायोटिक के तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे रफेज होते हैं या जो हमारे डाइटरी फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं? प्रीबायोटिक के रूप में हमारे शरीर में कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रीबायोटिक क्या होते हैं। ठीक, देखिए, प्रीबायोटिक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे फाइबर होते हैं जिनकी प्राप्ति हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट सोर्स से। कहाँ से? तो कहेंगे ये प्लांट फाइबर होते हैं। प्लांट फाइबर का मतलब आपकी जितने भी सैलेड में उपयोग होने वाली चीजें होती हैं सभी, तो क्या होते हैं? ये प्लांट फाइबर होते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ये जितने भी हमारे गट माइक्रोफ्लोरा होते हैं, ठीक, जिनको हम गुड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं? उनका एक तरीके से पोषण करते हैं, अर्थात हमारे बड़ी आंत में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरियों का पोषण हो, इसके लिए प्रीबायोटिक उत्तरदायी होते हैं। प्रीबायोटिक मिलते कहाँ से हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रीबायोटिक जितने हमारे होते हैं वो केला हो गया, ठीक, जामुन हो गई, केला, जामुन, तथा इसके साथ साथ आपका कोको पाउडर हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, कोको पाउडर, फ्लैक्स सीड तथा इसके साथ साथ जितने भी हमारे रफेज जगत की चीजें होती हैं, ठीक है, जितने भी हमारे रफेज जगत की चीजें होती हैं, चाहे वो प्याज हो गई, ठीक है, चाहे वो लहसुन हो गया, ठीक, प्याज और
लहसुन, ये सब क्या है, प्रीबायोटिक की तरह रोल करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका मानव के द्वारा ग्रहण किया जाता है या मानव के द्वारा खाद्य पदार्थों के रूप में इनका सेवन किया जाता है। ठीक है, तो प्रीबायोटिक क्या है, तो जनरली हम जानते हैं प्रीबायोटिक हमारे रफेज होते हैं, प्लांट सोर्स से लिए जाते हैं। ये रेजिस्टेंट स्टार्च का एक प्रकार होता है जो क्या जिनकी प्राप्ति केला, जामुन, कोको पाउडर, फ्लैक्स सीड, प्याज, लहसुन या जितने भी रफेज जगत की चीजें होती हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हमने प्रीबायोटिक की बात कर ही ली है तो बात कर लेते हैं कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं। ठीक, प्रोबायोटिक क्या होते हैं। ठीक, देखिए अभी हमने आपको बताया कि जितने भी हमारे प्रीबायोटिक होते हैं उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, हमें रेजिस्टेंट स्टार्च से होती है, प्रतिरोधी स्टार्च से होती है, जिनका पाचन नहीं होता, जिनका किण्वन हमारे शरीर में होता है। आगे बात करते हैं कि अगर वो प्रीबायोटिक है तो प्रोबायोटिक कौन से होते हैं। तो हम आपको बता दें, प्रोबायोटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवित होते हैं। ठीक, जीवित बैक्टीरिया हो सकता है, जीवित आपका फंगस हो सकता है, यानी कि जीवित जितने भी माइक्रो ऑर्गेनल होते हैं, सभी नहीं कह सकते, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनल होते हैं जो जीवित होते हुए हमारे शरीर में जाकर के अच्छे जितने भी हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वह पदार्थ होते हैं जो लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, जीवित होते हैं, वह सूक्ष्म जीवी हो सकते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीवियों में वह बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं या अन्य भी कोई ऑर्गेनल हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है। तो मानव के शरीर में जो जीवित सूक्ष्म जीवी ग्रहण किए जाते हैं उनका जो स्रोत होता है वो हमारा प्रतिदिन का खाए जाने वाला ब्रेड, दही, टोंफे या टोफू। ठीक, क्या क्या हो सकता है, तो कहेंगे ब्रेड हो सकता है, टोफू हो सकता है, दही हो सकता है, कैफीर हो सकता है, तथा एक और जापानी डिश है कोम्बुचा। ठीक, क्या है, कोम्बुचा। ठीक, कोम्बुचा एक डिश होती है जो क्या है, प्रोबायोटिक रिच होती है, प्रोबायोटिक भरपूर होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोबायोटिक के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। जो पराठे का हम ब्रेड खाते हैं वो भी, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर ईस्ट होता है, जीवित ईस्ट होता है। दही आपको पता है प्राकृतिक रूप से इसके अंदर जो है पाए जाते हैं बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं। टोफू आपको पता है, टोफू क्या है, एक प्रकार की पनीर जैसा पदार्थ होता है जिसकी प्राप्ति हम सोयाबीन से करते हैं। कैफीर और कोम्बुचा जिसके द्वारा भी हमारे शरीर में प्रोबायोटिक की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को स्टार्च के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें या कह सकते हैं कुछ जो जरूरी बातें थी जिनका अवलोकन हमने संक्षिप्त रूप से कर दिया है, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।